स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक पढ़ेंगे डाटा एनालिसिस। मतलब हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें क्या किया जाता है कि जो हाइपोथेसिस होता है उसको ट्रू या फॉल्स प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन के ज़रिए से डाटा को एनालाइज किया जाता है। और इसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं डाटा को एनालाइज करने के लिए। और इसके अलावा डिफरेंट तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि रेशो एंड प्रोपोर्शंस। इसमें रेशो इस्तेमाल की जाती है और इसके अलावा प्रोपोर्शन इस्तेमाल की जाती है। रेशो के बारे में हम मैथ की बुक में भी पढ़ते हैं। रेशो क्या है कि जब दो वैल्यूज को कोशेंट की फॉर्म में जाहिर किया जाए तो वो रेशो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास दो वैल्यूज हैं या रियल नंबर्स हैं ए एंड बी, तो अगर आप इसको कोशेंट की फॉर्म में जाहिर करें तो ये हो जाएगा रेशो। और रेशो को जाहिर करने के लिए क्लोन का मार्क इस्तेमाल किया जाता है या डिवीजन का मार्क इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दरमियान में क्लोन लगा सकते हैं और ये रेशो को जाहिर करेगा। तो रेशो के साथ साथ इसमें जो एक्सप्रेशन होती है डाटा की, वो प्रोपोर्शंस की फॉर्म में भी हो सकती है। प्रोपोर्शन क्या है? जब दो रेशोज को इक्वलिटी साइन के जरिए से ज्वाइन किया जाता है तो ये प्रोपोर्शंस बन जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास दो रेशो है, एक है रेशो ए एंड बी और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको आप दरमियान में बराबर का निशान भी लगा सकते हैं और यहाँ डबल कॉलन भी आप लगा सकते हैं। तो ए रेशो बी एंड सी रेशो डी, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्रोपोर्शन की। अगर हमारे पास इस प्रोपोर्शन में तीन वैल्यूज दी गई हैं तो हम चौथी जो है वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो डाटा एनालिसिस है, ये इसमें ये किया जाता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टैटिस्टिकल जो डाटा होता है उसको इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कलेक्ट किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए मैथमेटिक्स को यूज़ किया जाता है और मैथ्स के जो रूल्स हैं वो जीन फाइबरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जबकि जो कंप्यूटेशनल है और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें तीन क्वांटिटीज़ जो हैं वो दी गई हैं या तीन वैल्यूज़ दी गई हैं तो हम चौथी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बुक में एग्जाम्पल दी हुई है कि अगर पास से जो पहली रेशो है वो 14 और 20 की है और जो सेकंड रेशो है वो x एंड 100 की है। 14 एंड 20 का क्या मतलब है कि 20 स्पैरोज थी और 20 स्पैरोज को अगर इन्फेक्ट करवाया गया मॉस्किटो से तो उसमें से 14 जो स्पैरोज थी उन्होंने मलेरिया को अटेन किया। मतलब वो इन्फेक्टेड हुई मलेरिया से, जो मॉस्किटो ने उनको बाइट किया। तो 100 अगर स्पैरो हो तो कितनी जो स्पैरो हैं वो इन्फेक्टेड होंगी अगर उनको मॉस्किटो से बाइट करवाया जाए। दोनों जो रेशोज हैं इनको कंबाइन करके लिख देना है 14 एंड 20, x एंड 100। तो अगर रेशो है इसको हम डिवीजन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 14 डिवाइडेड बाय 20 एंड x डिवाइडेड बाय 100। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 20 एंड 100 इंटू 14। हमें यहाँ पे 20 नहीं चाहिए, इस वजह से हमने 20 को यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे जो 20 है वो रिमूव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिवीजन की वजह से ये क्रॉस हो जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा। जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 70। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 स्पैरोज हों और उनको इन्फेक्ट करवाया जाए मॉस्किटो के जरिए से तो उसमें जो 70 होगी वो इन्फेक्टेड होंगी और बाकी जो है 30 वो हेल्दी रहेंगी। तो इस तरीके से डिफरेंट एनालिसिस करके हम जो एक्चुअल डिजायर वैल्यू है उसको हम हासिल करते हैं
और हर तरह के पैरामीटर के लिए डिफरेंट तरह के फार्मूलाज यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी भी चीज़ के अंदर प्रोटीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, कार्बोहाइड्रेट की, लिपिड्स की, तो उसके लिए अलग अलग फार्मूले हैं। इसके अलावा मिनरल्स की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो उसके अलग फार्मूले हैं। मतलब ये कि हर जो एनालिसिस है उसका अलग फार्मूला है और उसमें अलग जो मेथड है वो यूज़ होगा। तो इस तरीके से जो बायोलॉजिकल मेथड है उसमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू।